ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी लोग वाई 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 लिख दें अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है। राधे राधे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सभी को नमस्ते। ठीक है, नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से आज अपनी सीरीज एनसीईआरटी बायोलॉजी के ही साथ में लेक्चर 5 इकोलॉजी की जो हमने शुरू की थी उसके साथ में आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। कल तक के सेशन में अपनी बातें जहां तक हो गई थी प्रिडेशन तक, आज उसके आगे कंपटीशन से बात करते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रही है, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोर्स ऑफ द डे आज का टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का बैच है, ये कोर्स ऑफ द डे है। और आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा चयन देने वाली संस्थान टीचर्स एकेडमी पर सभी बैचेस उपलब्ध हैं। आप टीचर्स एकेडमी के ऐप को, जिसका कल के वीडियो में क्यूआर था, उस ऐप को डाउनलोड करिए। आप स्कैन करने के बाद क्यूआर को डाउनलोड करिए और अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी को, अपनी टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी को और सुनिश्चित करिए और अपने मंजिल के और करीब पहुंचिए और सफलताओं को हासिल करिए। ठीक है, सभी विषय उपलब्ध हैं। स्वतंत्रता बैच प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद ये कोर्सेज हैं टीजीटी, केवीएस, यूजीसी, पीजीटी, एनवीएस, यूकेएलटी, एलटी, DSSB, HPPSC, GIC, BPSC टायर 4.0, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार STET। ये नंबर नीचे दिए हुए हैं, इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं साथ में। ठीक है, ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कंपटीशन से अपनी कहानी शुरू करनी है आज। कंपटीशन से अपनी कहानी शुरू करनी है। कल के लेक्चर में अपन इंटरैक्शन पढ़ करके आ चुके थे। इंटरैक्शन में मैं बताया कि कैसे वो बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल को प्लस साइन से डिनोट करते हैं, डेट्रीमेंटल होता है। कल वहाँ पर वीडियो में देख रहा था तो एक जगह पे डेरीमेंटल लिख गया था, लेकिन मैं बार बार उसको डेट्रीमेंटल पढ़ रहा था। तो कभी कभी लिखने में मिस्टेक, मान लीजिए कोई स्पेलिंग की आ रही है तो आप करेक्ट करके लिखिए, उसको सही करके लिखिए। कॉमेंट सेक्शन में मुझे भी इन्फॉर्म करिए कि सर ये गलत लिख दिया है आपने शायद गलती से, तो वो सही हो जाएगा। बाकी जो बोला जा रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान देना है आपको। एक बेनिफिशियल मैं बताया जिसमें पॉजिटिव साइन प्लस साइन से डिनोट करेंगे, एक डेट्रीमेंटल बताया जिसमें नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, और एक न्यूट्रल होता है जिसको जीरो साइन से डिनोट करते हैं। न्यूट्रल का मतलब नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। कंपटीशन की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो कंपटीशन में हम पढ़ेंगे वो इसको समझेंगे थोड़ा सा कि कंपटीशन है क्या। बताया जाता है कि इट इज a process, it is a process by which fitness of one species
is significantly lower than the other species. क्या कहते हैं कि it is a process by which the fitness of one species is significantly lower. Gets, यहां पर इसके जगह पर gets लिखें तो आप और अच्छे से समझेंगे. Gets significantly lower than the other species. कहने का मतलब कंपटीशन जब भी होगा आर की बात आएगी. द फिटनेस, द रेट, the fitness of an organism is measured in R. और ये R क्या है? In terms of R. और ये R क्या है? Intrinsic rate of natural increase. ठीक है, समझते हैं कंपटीशन को. कंपटीशन का मतलब दो स्पीशी के बीच में किसी पर्टिकुलर चीज के लिए दो चीजें करनी होती हैं, एक सर्वाइवल और एक रिप्रोडक्शन. इनको फॉलो करने के लिए एक फूडिंग और एक लॉजिंग. एक सरवाइव करना है, एक रिप्रोड्यूस करना है. इन दो चीज़ों को करने के लिए फूडिंग और लॉजिंग यानी कि खाना और रहना पड़ता है. कंपटीशन का मतलब लिमिटेड सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. आपको जो अगर हमसे दूसरी स्पीशी से सुपीरियर हैं तो आप उसको फीड करके ख़त्म कर देंगे, दूसरा नहीं पा पाएगा. कंपटीशन में किसी का फ़ायदा नहीं होता है. इसको रिप्रेजेंट माइनस से करते हैं. दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशी का नुकसान है, किसी भी इंटरैक्टिंग स्पीशी का फायदा नहीं है. कंपटीशन में जब भी कंपटीशन होगा, कंपटीशन का मतलब कि एक इंडिविजुअल की वन स्पीशी की या एक इंडिविजुअल की फिटनेस किस टर्म्स में? आर के टर्म्स में. आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. जब हम आरएन पढ़ रहे थे पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर्मूला में, dN/dt इज इक्वल्स टू RN. B माइनस डी को R हमने कहा था, वही R है क्या? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. जिसका ज्यादा होगा दूसरे को एक्सक्लूड कर देगा. इसी प्रक्रिया को नापते कैसे हैं? कंपटीशन के थ्रू. कंपटीशन प्रोसेस जब होती है तो अपने को पता चल जाता है कि एक स्पीशी का R ज्यादा है और दूसरी स्पीशी का R सिग्निफिकेंटली कम है उस स्पीशी से. आ रही बात समझ में? उस स्पीशी से मतलब कि कंपटीशन में एक स्पीशी का इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली कम रहेगा दूसरे के आर रेट से. सारी कहानी किसकी? फिटनेस की. फिटनेस को नापेंगे किसमें? आर में. सारी कहानी किसकी? फिटनेस की. द फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. एक हमको प्रोसेस पता चल गई कि दो ऑर्गेनिज्म कंपीट कर रहे हैं, तो जिसका आर ज्यादा होगा वो कंपटीशन जीत जाएगा, जिसका आर कम होगा वो कंपटीशन हार जाएगा. नुकसान दोनों का कंपटीशन में होगा. साइन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? माइनस से. कंपटीशन दो तरीके के होते हैं. नेचर में कंपटीशन दो तरीके के होते हैं. कंपटीशन दो तरीके के होते हैं. एक होता है इंटर स्पेसिफिक और एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक. एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक. अगर एक
सेम स्पीशी के बीच में कंपटीशन हो रहा है। सेम स्पीशी के बीच में जो दोनों स्पीशीज compete कर रही हैं वो सेम स्पीशी की हैं, तो इंट्रा स्पेसिफिक होगा। अगर अलग अलग स्पीशीज का इंटरेक्शन हो रहा है तो इंटर स्पेसिफिक। क्या कहेंगे कि द इंटरेक्शन बिटवीन टू different species, between two different species। इंट्रा क्या बोलेंगे? The interaction between same species। बोलिए ठीक है, बता रहे हैं। ये इंटर स्पेसिफिक स्कूल कंपटीशन होता है। इंटर स्कूल कंपटीशंस होते थे, अलग अलग स्कूल आते थे तो कहते थे इंटर स्कूल कंपटीशन है। अलग अलग स्पीशी आ रही हैं, अलग अलग स्पीशी आ रही हैं, इंटर स्पेसिफिक है, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। एक इंट्रा स्पेसिफिक है, मतलब सेम स्पीशीज इंटरैक्ट कर रही हैं। स्पीशीज कौन सी हैं? अंदर ही उसके इंट्रा स्पेसिफिक सिंगल स्पीशीज, सेम स्पीशीज के बीच का इंटरैक्शन। डार्विन ने माना, डार्विन थॉट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, Darwin thought interspecific competition is more serious। डार्विन की जब नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी चल रही थी, इवोल्यूशन में बात करेंगे उसकी, तो डार्विन को लगा कि जो इंटर स्पेसिफिक है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है, ये क्या है, ये ज़्यादा सीरियस है, इसका ज़्यादा मतलब है। तब एक बात कही जाती है इसके लिए कि इट इज द पोटेंट force of organic evolution, potent force of organic evolution। इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन दो तरीके के, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक। दो अलग अलग स्पीशीज के बीच हो रहा था इंटर स्पेसिफिक, सेम स्पीशीज के इंटरेक्शन थे तो इंट्रा स्पेसिफिक। डार्विन साहब को लगा, एवोल्यूशन को समझने के दौरान जब वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दे रहे थे, उनको लगा कि ये जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये ज़्यादा सीरियस हैं, इसी के वजह से स्पीशीज में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कहा गया कि इट इज़ द पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कौन? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए पोटेंट फोर्स है। सीधे लाइन आती एग्जाम, सीधे लाइन आएगी कि द पोटेंट फोर्स ऑफ और द पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, द पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, सीधे लाइन आएगी। इंटर स्पेसिफिक लिखा रहेगा, इंट्रा स्पेसिफिक लिखा रहेगा, दो अलग ऑप्शन दिए रहेंगे। समझ रहे हैं? ये जो एक के बीच में हो रहा है ये ज़्यादा सीवियर होता है, इसको कहते हैं मोर सीवियर। ये ज़्यादा खतरनाक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जो इंटरेक्शन आपस में ही सेम स्पीशी के अंदर हो रहा है उसमें ज़्यादा समस्याएं, ज़्यादा दिक्कत आती हैं। अपने को पढ़ना समझना ज़्यादा इससे है। क्यों? स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कम्युनिटी लेवल पर किससे होती है? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन से, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन से। बोलिए, वीडियो लाइक कर दिए सभी लोग। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ कहानियां हैं जो मिथ हैं, उनको सच आज मैं बताऊंगा कि आज सच क्या है। पहला मिथ क्या माना जाता है? पहला मिथ क्या माना जाता है कि कॉम्पिटिशन्स अकर्स, competition occurs in closely related species। एक लाइन कही गई,
एक लाइन कही गई कि कंपटीशन अकर्स अमंग इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ऐसा नहीं है। ये क्या है? एक लाइन कही गई कि कंपटीशन जब होगा तब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में ही होगा। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। एक क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज रहें, उन्हीं के बीच में कंपटीशन हो, सिर्फ ऐसा सही नहीं है। सिर्फ ऐसा सही नहीं है। सही क्या है? सही क्या है? सही क्या है? एक एग्जाम्पल समझेंगे, एक एग्जाम्पल समझेंगे। सही क्या है? इन शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, इन शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशी हो तभी कंपटीशन हो। ऐसा सही नहीं होता। सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो, ऐसा सही नहीं होता। क्यों सही नहीं होता? एक एरिया आपको लेकर के चलता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, लेक्स माने झील, शैलो माने ज्यादा गहरी नहीं है, शैलो माने ज्यादा गहरी नहीं है। साउथ अमेरिकन की जो शैलो लेक्स थी, साउथ अमेरिकन की शैलो लेक्स थी, उसमें दो स्पीशीज थी। उसमें दो स्पीशीज थी। एक कौन सी थी? फिशेस एंड एक कौन सी थी? विजिटिंग फ्लेमिंगोज। दो स्पीशीज उसमें रहती थी। साउथ अमेरिका के शैलो लेक्स में, साउथ अमेरिका के शैलो लेक्स में दो स्पीशीज रहती थी। एक फिशेस की स्पीशीज रहती थी और एक विजिटिंग फ्लेमिंगोज की स्पीशीज रहती थी। उस लेक में फ्लेमिंगोज भी विजिट करने आते थे और कुछ फिशेस भी उस लेक में थी। ये दोनों क्या करती थी? बोथ फीड ऑन और compete on zooplankton। कहा क्या गया? कंपटीशन अकर्स। एक लाइन कही गई कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपटीशन विल ओनली अकर इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड हैं सिर्फ उन्हीं में कंपटीशन होगा। जू प्लैंकटन के ऊपर कंपीट करा गया किसके द्वारा? फ्लेमिंगोस के द्वारा और फिशेस के द्वारा। एरिया कहाँ की थी? साउथ अमेरिकन लेक्स में। साउथ अमेरिकन लेक्स में शैलो लेक्स था, उसमें जू प्लैंकटन के ऊपर दो लोग कंपीट कर रहे थे। एक फिशेस कंपीट कर रही थी और जो फ्लेमिंगोस वहां विजिट कर रहे थे वो भी कंपीट कर रहे थे। यानी कहीं से भी क्लोजली रिलेशन तो इन दोनों के बीच में नहीं है। फ्लेमिंगो और फिश के बीच में कोई क्लोजली रिलेशन तो नहीं है, लेकिन दोनों कंपीट किसके लिए कर रहे थे? जू प्लैंकटन के ऊपर कर रहे थे। तो ये हमेशा, ये ऐसा सिर्फ सही नहीं है, ये मिथ है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज रहेंगी तो ही कंपटीशन होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। एक लाइन, कंपटीशंस अकर्स इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, दिस इज मिथ। सही क्या है? हमने देखा एक एग्जांपल, साउथ अमेरिकन लेक्स में फिशेस और विजिटिंग फ्लेमिंगोस दोनों किसके ऊपर कंपीट कर रही थी? जू प्लैंकटॉन्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। दोनों किसके ऊपर कंपीट कर रही थी? जू प्लैंकटॉन्स के ऊपर। दूसरी एक बात आती है कि कंपटीशन कैन ऑल्सो occur when resources are abundant। पहली चीज कि सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो, ऐसा नहीं है। एग्जांपल शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स का दिया गया, जहां विजिटिंग फ्लेमिंगोस और फिशेस दोनों जू प्लैंकटॉन्स के ऊपर क्या कर रही थी? फीडिंग कर रही थी, कंपीट कर रही थी। एक चीज, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जब रिसोर्सेस की कमी होगी तभी कंपटीशन होगा। ऐसा भी नहीं है कि जब रिसोर्सेस की कमी होगी तभी कंपटीशन होगा। कहने का मतलब रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, तब भी कंपटीशन होगा, तब भी कंपटीशन होगा, तब भी कंपटीशन होगा। कहने का मतलब क्या है? थोड़ा सा इसको और समझिए कि इन
interference, in interference competition, interference competition, in interference competition, the feeding efficiency of one species, the feeding efficiency of one individual of one individual या species gets reduced in the presence of another species, in the presence of another species, even though resources was unlimited. ऐसा सिर्फ नहीं है कि जब रिसोर्सेज की कमी होगी तो ही कंपटीशन होगा। इंटरफेरेंस कंपटीशन में फीडिंग एफिशिएंसी एक स्पीशी की दूसरे स्पीशी के सामने लोअर हो जाती है। फीडिंग जब इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस कंपटीशन होता है, एक स्पीशी की फीडिंग एफिशिएंसी दूसरे स्पीशीज के तुलना में कम हो जाती है, रिसोर्सेज अबंडेंट रहते हैं। अभी इसको समझेंगे। गॉस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आएगा, अभी इस चीज को समझेंगे। पहले आप समझिए दो चीजें आप समझिए मिथ जो कही गई। पहला, कॉम्पिटिशंस अकर्स इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड हैं सिर्फ उनमें कंपटीशन दिखे, इसके अलावा भी हमको देखा गया कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं थी, उनमें भी क्या हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था। फिशेज और विजिटिंग फ्लेमिंगोस दोनों जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड कर रही थी। इसके बाद दूसरी बात कही गई, कंपटीशन कैन ऑल्सो अकर व्हेन रिसोर्सेज आर अबंडेंट। रिसोर्सेज अबंडेंट है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जब कंपटीशन होगा एक स्पीशी दूसरे स्पीशीज की इफिशिएंसी कम कर देगी। अबिंगडन टॉर्टॉइस थे 10 साल हुआ गोट को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ में अबिंगडन टॉर्टॉइस के साथ में गोट को इंट्रोड्यूस किया गया। 10 साल के अंदर अबिंगडन टॉर्टॉइस एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? गोट की ब्राउजिंग इफिशिएंसी, जो ब्रोज करने की इफिशिएंसी थी गोट की, वो टॉर्टॉइस से ज्यादा थी। वो ज्यादा घास खा लिए, टॉर्टॉइस कम घास खा पाई, एक समय के बाद एक्सटिंक्ट हो गई। तो जहां रिसोर्सेज अबंडेंट है, जरूरी नहीं कि वहां कंपटीशन ही ना हो। जब रिसोर्सेज अबंडेंट होगा तो भी कंपटीशन होगा, और जो सुपीरियर स्पीशी होगी वो अदर स्पीशी को हटा देगी कंपटीशन में, हटा देगी। यहां 3 चीजें अपने को पढ़नी है। पहली चीज क्या पढ़नी है? पहली चीज पढ़नी है गॉस कॉम्पिटिटिव गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरी चीज पढ़नी है कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये किसका है? कॉनल। और एक चीज क्या पढ़नी है? कोएग्जिस्टेंस। और ये किसका है? मैकआर्थर। क्या है? कोएग्जिस्टेंस, इसका मतलब रिसोर्स पार्शनिंग। तीन कहानी यहां पे अपने को पढ़नी है। 3 साइंटिस्ट आते हैं, एक गॉस, एक कोनल और एक मैकआर्थर।
3 साइंटिस्ट हैं और इन 3 साइंटिस्ट की 3 थ्योरीज हैं, 3 कहानियां हैं, 3 अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। उन तीनों को एनसीईआरटी लिखती है, उन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले किसका गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस क्या कहते हैं? गॉस क्या कहते हैं कि टू कंपीटिंग स्पीशीज cannot co-evolve or coexist together the superior species will remove the inferior species. The superior species will ultimately remove the inferior species. 3 कहानियां पढ़नी हैं। पहली कहानी किसकी? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि 2 स्पीशीज साथ में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। 2 स्पीशीज साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती कंपटीशन में। कंपटीशन जब भी होगा, एक स्पीशी क्या करेगी? दूसरे स्पीशी को मार देगी, एलिमिनेट कर देगी। मतलब जो सुपीरियर है वो इंफीरियर स्पीशी को खत्म कर देगी। गॉस के हिसाब से कोई भी कंपीटिंग 2 स्पीशीज साथ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कोई भी कंपीटिंग स्पीशीज कोई भी 2 स्पीशीज साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। अल्टीमेटली क्या होगा? सुपीरियर स्पीशी इंफीरियर स्पीशी को खत्म कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। इसका एक एग्जाम्पल है, एक इसका एग्जाम्पल जो भी मैंने बताया आपको, अबिंगडन tortoise in Galapagos Island. Abingdon tortoise in Galapagos Island was extinct within a year after goats were introduced in the habitat. मैकआर्थर ने, गॉस ने कहा, क्या पढ़ रहे थे? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप कंपटीशन को एक्सक्लूड करने का प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, कहा कि 2 कंपीटिंग स्पीशीज, जब मेरे एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं 2 कंपीटिंग स्पीशीज साथ में नहीं रह सकती, कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। सुपीरियर स्पीशीज जो है वो इंफीरियर स्पीशी को अल्टीमेटली एलिमिनेट कर ही देगी। कैसे करेगी? अबिंगडन टॉर्टॉइस थे गैलापागोस आइलैंड में, कछुए कह लीजिए। टॉर्टॉइस का मतलब कछुए कह लीजिए। टॉर्टॉइस और टर्टल 2 चीजें होती हैं, एक जो कार्निवोर होता है वो अलग होता है, एक जो हर्बीवोर होता है वो अलग होता है। एक टर्टल होता है, एक टॉर्टॉइस होता है। अबिंगडन टॉर्टॉइस गैलापागोस आइलैंड में थे, वो साथ में रह रहे थे बढ़िया से। एक स्पीशी नई इंट्रोड्यूस की गई, किसकी? गोट्स की, क्योंकि गोट्स ज्यादा तेजी से घासों को, हर्बीवोर्स थी, घासों के ऊपर ज्यादा तेजी से, ज्यादा ब्राउजिंग कैपेसिटी से फीड कर दी। टॉर्टॉइस क्या हो गए? 10 सालों के अंदर
विद इन अ डिकेड, 10 सालों के अंदर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अबिंगडन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड वाज एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर द गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द हैबिटाट। जैसे ही गोट्स आई, 10 सालों में गोट्स ने टॉर्टोइस को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। 10 सालों में क्या कर दिया, एक्सक्लूड, ये एक्सटिंक्ट हो गए। किस लिए, क्योंकि ब्राउजिंग या इसी को कहिए ग्रेजिंग कैपेसिटी जो थी किसकी, गोट्स की, वो टॉर्टोइस से ज्यादा थी। आती बात समझ में। पहली कहानी, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। टू स्पीशीज कैन नॉट कोएग्जिस्ट विच आर कंपीटिंग। टू कंपीटिंग स्पीशीज, दो स्पीशीज जो कंपटीशन कर रही हैं वो साथ में नहीं रह सकती। अल्टीमेटली सुपीरियर वाली स्पीशी इंफीरियर वाली स्पीशी को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। ये उसका एक एग्जाम्पल अबिंगडन टॉर्टोइस का आपको बना करके दिया गया। अबिंगडन टॉर्टोइस का बना करके दिया गया। सेकंड में क्या है सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। निधि सिंह जी, सेकंड में क्या है सर लिख रही हैं, सेकंड कौन सा सेकंड, पहला जो है गॉस पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का। टू कॉम्पिटिटिव स्पीशीज साथ में नहीं रह सकती, सुपीरियर वाली इंफीरियर वाली को एक्सक्लूड कर देगा। एक अपने को दिखा एग्जांपल किसका, अबिंगडन टॉर्टोइस का, गैलापागोस आइलैंड में, जहां पर गोट्स के आने के 10 सालों के अंदर ही, 10 साल होते ही जैसे गोट्स आई, टॉर्टोइस क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। दोनों घास पर खाते थे, दोनों घास पर ब्राउज करते थे, ग्रेस करते थे, क्योंकि गोट्स जो है ज्यादा तेज घास चर गई, टॉर्टोइस के तुलना में इनकी सर्वाइवल पर खतरा आ गया, ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। दूसरी चीज यहां पर, दूसरी चीज जो दूसरा प्रिंसिपल आता है, वो आता है कोएग्जिस्टेंस बाय रिसोर्स, कोएग्जिस्टेंस बाय रिसोर्स पार्शनिंग, कोएग्जिस्टेंस। मैकआर्थर नाम के एक साइंटिस्ट थे, कौन, मैकआर्थर नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, कोएग्जिस्टेंस कर सकती हैं कंपीटिंग स्पीशीज अगर रिसोर्स को पार्शनिंग कर लें, यानी कि फोरेजिंग अपनी हैबिट्स जो है, एक पेड़ था, पेड़ पर वार्बलर्स की 5 स्पीशीज रहती थी। एक पेड़ था, पांचों जो है कंपटीशन नहीं करी, कंपटीशन से बच गई, अलग अलग टाइम पर फीड करके। 5 स्पीशीज थी, पांचों ने क्या कहा कि ठीक है, सब लोग मिलकर के बैठे, कहे ऐसा हम लोग कंपटीशन नहीं करेंगे। हम लोग क्या नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे। हम सुबह खाने जाते हैं, तुम रात में खा लो। तो ये शाम को खाने जाता है, तो ये वाला स्पीशीज से कह दो दोपहर में खा ले। फिर जो टाइम बच रहा है 5वें में कह दो उसको खा ले। सबके लिए रिसोर्सेज की एरिया सेम रहेगी, टाइमिंग में चेंजेस कर लेंगे, फोरेजिंग एक्टिविटीज में चेंजेस कर लेंगे, बिहेवियर में चेंजेस कर लेंगे, कंपटीशन से बच जाएंगे, कंपटीशन से बच जाएंगे। ये कौन समझा रहा है, मैकआर्थर ने एक थ्योरी दी एग्जाम्पल के साथ में। मैकआर्थर क्या बोलते हैं, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बल्स, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स lives on the same tree, exclude competition, lives on the same tree, exclude या avoid competition by changing their foraging habits. ठीक है। मैकआर्थर क्या कहे,
इसके पहले गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा, जहां पर गॉस कहते हैं कि कंपीटिंग स्पीशीज कैन नॉट लिव क्लोजली टुगेदर। जो स्पीशीज कंपीट कर रही हैं वो दो साथ में रह ही नहीं सकती। एक स्पीशीज जो सुपीरियर होगी वो इंफीरियर वाली को एलिमिनेट कर देगी। क्या कर देगी? एलिमिनेट कर देगी। उसके बाद उन्होंने वहां पर अबिंगडन टॉर्टॉइस को लेकर के आए, कछुए को एक लेकर के आए, और एक क्या थी? गोट। एक बताए कि क्या हुआ गैलापागोस आइलैंड में जो अबिंगडन टॉर्टॉइस थे 10 सालों में एक्सटिंक्ट हो गए जब से गोट इंट्रोड्यूस हुई। गोट क्यों इंट्रोड्यूस होने के बाद गोट के वो एक्सटिंक्ट हो गए? क्योंकि गोट्स की चरने की कैपेसिटी ज़्यादा थी। गोट्स कछुए की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से चर जाती थीं, सुपीरियर स्पीशीज थीं। कछुए को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। कछुए को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। वहीं मैकआर्थर कहते हैं, मैकआर्थर क्या कहते हैं कि कोएग्जिस्टेंस भी हो सकता है। आप एक काम करिए, रिसोर्स पार्शनिंग कर लीजिए। बंटवारा खाने के टाइम में जो फूडिंग का टाइमिंग है उसके टाइमिंग में, फोरेजिंग एक्टिविटीज के टाइमिंग में चेंज कर लीजिए। कंपटीशन आप अवॉइड कर सकते हैं। मैकआर्थर ने बताया 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बल्स, ये बी है, वार्बलर्स। वार्बलर्स एक ही ट्री पर रह रही थीं, एक ही ट्रीज पर रह रही थीं। अवॉइड कंपटीशन बाय चेंजिंग फोरेजिंग हैबिट्स। खाने की जो हैबिट्स थी, कोई दिन में खा लेगा, कोई शाम को खा लेगा, कोई अलग अलग टाइम पे खा लिया। पांचों स्पीशीज ने अपने टाइमिंग खाने के अलग अलग अलॉट हो गए। उस अलग अलग टाइमिंग जो अलॉट हुई उस पर क्या हुआ? पालन हुआ, कंपटीशन से बच गए। किससे बच गए? अवॉइड कंपटीशन। अवॉइड कंपटीशन आ रहा है, आ रहा है। कह रहे हैं सर जी लिखने के लिए टाइम नहीं देते। वीडियो इसमें क्या है ना कि 1 घंटे सवा घंटे का केवल लेक्चर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं जितनी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि क्योंकि सिलेबस भी ख़त्म करना है, पूरा चैप्टर भी पढ़ाना है, सारी चीज़ें पढ़ानी भी है, किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तो मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ठाक स्पीड से चल रहा हूँ, तो हाथों हाथ नोट्स जितनी बन जा रही है वो अच्छी बात है। नहीं तो आप फिर 2x में वीडियो लगा लीजिएगा, जब लाइव के बाद में जब आपको टाइम मिलेगा 2x में वीडियो लगा लीजिए और इसकी नोट्स हाथों हाथ तब पूरी कर लीजिएगा। लेकिन साथ साथ ही बनाते चलिए, क्योंकि नोट साथ साथ बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन पढ़ाना भी तेज है, खत्म भी करना है, इसलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जब मैं इसे हट जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। एक स्क्रीनशॉट रहेगा आपके पास, आप देख करके बाद में लिख लेंगे। एक काम ये कर लिया करिए, मैं स्क्रीन छोड़ करके जब पूरा लिख लूंगा तो स्क्रीन छोड़ दूंगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उससे देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, लिख करके थोड़ा साइड हो जाया करेंगे, लिख करके थोड़ा सा साइड हो जाया करेंगे, ठीक है? 2 कहानी मैं बता रहा था कंपटीशन में, एक मैकआर्थर की कोएग्जिस्टेंस की, ये किसके बाद आई? गॉस के। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस ने क्या बताया था? 2 स्पीशीज साथ में कंपीट कर रही हैं तो नहीं रहेंगी, साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगी अगर कंपीटिंग स्पीशीज हैं। सुपीरियर वाला इंफीरियर वाले को एलिमिनेट कर देगा। टॉर्टॉइस और गोट का गैलापागोस आइलैंड में एक एग्जाम्पल आता है कि कैसे टॉर्टॉइस 10 साल के अंदर जो है एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद एक दूसरी चीज हम पढ़े, रिसोर्स पार्शनिंग कर ली जाए, कंपटीशन बच लिया जाए। मैकआर्थर ने इसको दिया, वार्बलर्स की 5 स्पीशीज को वो बताए, और वो बताए कैसे कंपटीशन जो है अवॉइड हो जा रहा है बाय फॉलोइंग डिफरेंट स्पीशीज। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज क्या है? कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज ये किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोनल। समझेंगे इसको। कॉम्पिटिटिव रिलीज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलन। इनका नाम क्या था? कॉनेल। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कॉनेल। ये क्या कहते हैं कि कोई एक स्पीशी स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया तक अगर लिमिटेड है किसी सुपीरियर स्पीशी के वजह से, मतलब 2 स्पीशीज हैं, एक स्पीशी का लिमिटेशन हो गया है, एक स्पीशी क्या लिमिट करके किसी एरिया में सर्टेन रह रही, डर छुप के रह रही है,
डर छुप के रह रही है। कोई एक स्पीशी है, क्या कर रही है, डर छुप के रह रही है। क्यों? क्योंकि उससे सुपीरियर स्पीशी एक और है, तो वो क्या कर देगा, उसको एलिमिनेट कर देगा। उससे सुपीरियर स्पीशी एक और है, वो क्या कर देगा, उसको एलिमिनेट कर देगा। वो क्या कर देगा, उसको एलिमिनेट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। कोनल ने क्या कहा कि उनका एरिया क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। जैसे ही सुपीरियर स्पीशी को वहां से हटाए, जैसे ही सुपीरियर स्पीशी को वहां से हटाए, ये जो स्पीशीज जो अपना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा पा रही थी, ये अचानक से फैल जाएगी, अचानक से बढ़ जाएगी। जैसे ही सुपीरियर स्पीशी, दो स्पीशी, एक सुपीरियर एक इंफीरियर, इंफीरियर वाला अपना ग्रोथ लिमिटेड करके बेचारा रखा है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर वाला उसको बढ़ने नहीं दे रहा है। जैसे ही सुपीरियर वालों को कोनल साहब हटा दिए, इंफीरियर की स्पीशी धड़ाधड़ बढ़ गई, इंफीरियर की स्पीशी धड़ाधड़ बढ़ गई। इसका मतलब, इसको बोला उन्होंने कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसको क्या बोला, कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसको क्या बोला, इसको क्या बोला, कॉम्पिटिटिव रिलीज। अ स्पीशी whose distribution is limited to a small geographical area. A species whose distribution is limited to a small geographical area. A species whose distribution is limited to a small geographical area due to presence of another competitively superior species is found to expand its distribution range when the other competing superior species is removed. कोनेल का एक रिसर्च आई, साइंटिस्ट की एक एक्सपेरिमेंट की, रिसर्च की, रिजल्ट क्या थे, वो कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज नाम की एक चीज बताते हैं। क्या कहते हैं कि a species whose distribution is limited to a small geographical area, एक स्पीशी जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज जो थी, जोग्राफिकल एरिया छोटी में वो बन करके बैठे हुए थे, किसी जगह पर दुबक करके बैठे हुए थे। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशी, उससे ज्यादा एक कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज के वजह से जो दूसरी इंफीरियर स्पीशी थी, वो अपना लिमिटेशन की थी, किसमें, छोटी सी जोग्राफिकल एरिया में, हैबिटाट में लिमिटेशन था। बताया जाता है कि इज फाउंड टू एक्सपैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही इज फाउंड टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज व्हेन द अदर कंपीटिंग सुपीरियर स्पीशी इज रिमूव्ड, जैसे ही सुपीरियर स्पीशी को निकाल दिया गया, ये क्या करने लगी, जो इंफीरियर थी ये अपना एक्सपैंड करने लगी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को एक्सपैंड करने लगी। दो स्पीशी, एक सुपीरियर एक इंफीरियर, सुपीरियर वाली की वजह से इंफीरियर वाली ज़्यादा फैल नहीं पा रही थी, बढ़ नहीं पा रही थी। जैसे ही हमने क्या किया, सुपीरियर वाली को हटा दिया, जो छोटी सी जगह में इंफीरियर रह रही थी, अब वो फैल करके रहने लगी। उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया, जैसे ही सुपीरियर वाली को निकाल दिया गया, जैसे ही सुपीरियर वाली को निकाल दिया गया। वर्ड्स गायब हो रहे हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, वो स्क्रीन की वजह से होते हैं, वो बाद में फिर आ जाते हैं। तो दोबारा जैसे यहाँ देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ आर हट गया था, ठीक है,
वो स्क्रीन के वजह से आ जा रहे हैं, ठीक है। कॉर्नेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कॉर्नेल्स experiment on rocky sea coast of Scotland कॉर्नेल ने कहाँ एक्सपेरिमेंट किया? कॉर्नेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड एक स्पीशीज थी जिसका नाम था बार्नेकल्स। एक स्पीशीज थी जिसका नाम था बार्नेकल। ये दो तरीके के पाए जाते थे, एक सुपीरियर स्पीशी पाई जाती थी, एक सुपीरियर स्पीशी थी इसकी, एक क्या थी? सुपीरियर स्पीशी थी, सुपीरियर स्पीशी थी, और एक क्या थी? इन्फीरियर स्पीशी थी। एक क्या थी? इन्फीरियर स्पीशी थी। जो सुपीरियर स्पीशी थी उसका नाम था चैथामेलस। जो सुपीरियर थी उसका क्या नाम था? एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। इन्फीरियर का नाम था चैथामेलस, और जो सुपीरियर थी उसका नाम था बैलेनस। उसका क्या नाम था? बैलेनस। समझते हैं, इसको समझते हैं, कॉर्नेल साहब के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जब ये कहाँ किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया रॉकी सी कोस्ट। रॉकी सी कोस्ट, सी कोस्ट माने समुद्र का किनारा, और रॉकी माने जहाँ पत्थर उत्थर भी हैं। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। कॉर्नेल साहब कहाँ पर कर रहे थे? कॉर्नेल साहब कहाँ पर कर रहे थे? स्कॉटलैंड में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कहाँ पर? रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। क्या देखा उन्होंने? दो चीज़ें थीं, ये दो चीज़ें थीं। मैं यहाँ देखिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये पानी है, सी कोस्ट है तो ये पानी होगा। ये दो स्पीशीज मिल रही थी, एक ये बड़ी वाली स्पीशी और एक क्या? छोटी वाली स्पीशी। जो छोटी वाली स्पीशी है इसको हम बोलते हैं चैथामेलस। ये क्या है? स्मॉल। ये क्या होती हैं? सी से चैथामेलस, सी से छोटा, स्मॉल। और एक बड़ी होती हैं और यही होती है इन्फीरियर। ये क्या होती हैं? इन्फीरियर। अब एक सुपीरियर स्पीशी आई, जिसका नाम था बैलेनस। जिसका क्या नाम था? बैलेनस। बी से बैलेनस, बी से बड़ा। ये क्या होती हैं? बिग होती हैं। देखा गया कि ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था कहाँ पर? रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। दो स्पीशी, उनको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। दो स्पीशी देखने को मिल रही थी। एक कौन? चैथामेलस मिल रही थी, एक कौन? बैलेनस मिल रही थी। बैलेनस सुपीरियर था, यहां से लेकर के यहां तक एरिया को भर करके रखा था। क्या होता है कि जैसे ही हम बैलेनस को हटाते हैं, हमने देखा कि ये जो चैथामेलस है ये क्या हो गया? अपनी एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा लेता है। कोलन का एक्सपेरिमेंट कहाँ चल रहा था? रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पर कॉर्नेल साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कर रहे थे किस पर? बार्नेकल्स पर। दो बार्नेकल्स में होते हैं, बार्नेकल्स में दो स्पीशीज, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। जो सुपीरियर स्पीशीज उसको बैलेनस बोलते हैं, जो इन्फीरियर स्पीशीज उसको चैथामेलस बोलते हैं। ये यहाँ पर सुपीरियर स्पीशीज ने ज़्यादा एरिया लेकर के बैठा, जो इन्फीरियर स्पीशी उसको बहुत कम एरिया थी। कंपटीशन के वजह से एक सुपीरियर के आगे इन्फीरियर वाला बढ़ नहीं पा रहा था। यह क्या किया कॉर्नेल साहब ने क्या किया? सुपीरियर वाले को हटा दिए, पॉपुलेशन से हटा दिए। इन्फीरियर वाला पूरा बढ़ गया, चैथामेलस पूरा कवर कर ले गया। कहने का मतलब अ स्पीशी हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। क्या a species whose limited to a small geographical area due to presence of another superior species is found to expand its distribution range when the other competitive superior species removed. बोलिए
समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये क्या है? कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये क्या है? कॉम्पिटिटिव रिलीज। बोलिए, इसको भी ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, और इसका भी ले लीजिए। बोलिए, यहां तक बातें क्लियर हैं? यहां तक बातें क्लियर हैं? यहां तक क्लियर है? यस सर, मेरे में एक बार यस सर, क्लियर है सर जी। ठीक है, सुचि मिश्रा जी, अनुराधा जी, मेरे में भी एक बार ऐड आया। ऐड तो कभी कभी तो आ जाता है, उसमें क्या किया जाए। ऐड में यूट्यूब पे चल रहा है तो यूट्यूब रोक नहीं सकते उसको। ऐड को स्किप कर दिया करिए, हैं? ऐड को स्किप कर दिया करिए। बाद में भी आपके पास देखने का ऑप्शन एक है कि बाद में भी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से एनसीईआरटी के वीडियोस की। जितने मेरे लेक्चर्स हैं उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बन गई है, उसमें सारी वीडियोस पहले से लेकर के आज 5वीं लेक्चर सारी लेक्चर की लग गई हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की। कल ये ख़त्म हो जाएगा, कल ये पहला चैप्टर अपना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। कंपटीशन की बात अपनी हो गई आज। कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। मैकार्थर का भी एक्सपेरिमेंट बताया गया, गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया, कॉर्नेल का एलिगेंट फील्ड जिसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कहाँ पर किया इन्होंने? सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट पे किया। बार्नेकल्स की 2 स्पीशीज़ थी। ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिशन की चल रही हैं। आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। बाद में भी आप 2x पर लगा लीजिए, अगर वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ाने से दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कम टाइम में आप उसको पढ़ लेंगे। फिर से नोट्स बनाते चलिए, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नोट्स का ये नोट्स बहुत छांट करके और एक एक चीज़ को बिना छोड़े, बिना किसी चीज़ को, बिना किसी लाइन को छोड़े, हर एक लाइन से होते हुए ये नोट्स गई है, और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब बन जाएगी तो ये आपका सबसे मजबूत शस्त्र रहेगा बायोलॉजी में, फाउंडेशन का सबसे मजबूत शस्त्र रहेगा बायोलॉजी में, इतना याद रखिएगा। ये मेरा वादा है कि मेरी नोट्स की 2 रीडिंग, एनसीईआरटी की 3 रीडिंग और उससे रिलेटेड जो हम 75 सवाल का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल तो संडे, कल शायद क्लास ना लगे, देखेंगे, लेकिन परसों जब इस खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर और बचा है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। इसी चैप्टर से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से प्रैक्टिस सेट 25-25 के 3 सेट आएंगे, 75 सवाल लगाएंगे और अपना ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एकदम क्लियर कट। उसके बाद शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे जो एनसीईआरटी का अगला चैप्टर इकोलॉजी का है। पूरी इकोलॉजी खत्म होगी, प्रैक्टिस के साथ में खत्म होगी, एक एक लाइन को पूरा करते हुए खत्म होगी, और इस नोट्स के साथ में आप इस इकोलॉजी के खत्म होने के बाद में सबसे मजबूत बायोलॉजी का शस्त्र लेकर के खड़े रहेंगे। ये मैं अपने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, मुझे भरोसा है अपने आप पर, मुझे अपने आप पर, अपनी नोट्स पर और अपनी स्किल्स पर इतना भरोसा है कि एक भी सवाल नहीं बचेगा जो ना हो, एक भी सवाल नहीं बचेगा। आप बहुत फास्ट लिखते हैं, पूरा नहीं हो पाता, 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज लिखना पड़ता है, थोड़ा सा तेज लिखना, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस ख़त्म भी तो करना है अपने को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे? पैरासिटिज्म पर, पैरासिटिज्म पर। ये टी है, PRASITISM, पैरासिटिज्म पर, पैरासिटिज्म पर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पैरासिटिज्म पर। पैरासिटिज्म में क्या क्या चीज़ें हैं उसको पढ़ते हैं, पैरासिटिज्म में क्या क्या चीज़ें हैं उसको पढ़ते हैं। पहले तो पैरासाइट में एक हम जिसको पढ़ेंगे वो होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, एक एक्टोपैरासाइट होता है, एक एंडोपैरासाइट होता है। एक एक्टोपैरासाइट होता है, एक एंडोपैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब एक होगा कौन? होस्ट। एक होगा कौन? होस्ट। ये क्या है भैया? होस्ट। ये क्या है? होस्ट। एक होगा होस्ट, और इस होस्ट के ऊपर 2 काम किया जाएगा, फ्री में किया जाएगा। 2 काम करते हैं और दोनों काम फ्री में करते हैं। कौन से 2 काम हैं? पहला फूडिंग और दूसरा लॉजिंग। पहला फूडिंग और दूसरा लॉजिंग, 2 काम करते हैं और दोनों काम फ्री में करते हैं। कौन? पैरासाइट्स। कौन करता है? पैरासाइट्स।
पैरासाइट्स जो हैं इनको फ्री में खाने का भी चाहिए, फ्री में रहने का भी चाहिए। फ्री में खाने का भी चाहिए, लॉजिंग फूडिंग एंड लॉजिंग, फ्री में खाने का भी चाहिए, फ्री में रहने का भी चाहिए। किससे? होस्ट से। किससे? होस्ट से। एक जो होस्ट के अंदर रहेंगे, एक जो अंदर पैरासाइट करेंगे उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एक जो अंदर पैरासाइट करते हैं उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। और एक जो सरफेस पर, एक्सटर्नल सरफेस पर करते हैं उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है। पैरासाइट जो होते हैं उनको होस्ट पर सर्वाइवलिटी के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। दो चीज़ें फ्री में चाहिए, पहली चीज़ फूडिंग, दूसरी चीज़ लॉजिंग। पैरासाइट पैसा नहीं देगा, उसको आप खाना दे दीजिए, रहने की जगह दे दीजिए। खाना दे दीजिए, रहने की जगह दे दीजिए, पैसा नहीं देगा, रहेगा किस पर? होस्ट के भरोसे। होस्ट के भरोसे। होस्ट को लगातार कमज़ोर करता है, होस्ट को लगातार खोखला करता है, अपने अंदर वेरियस मेजर्स बनाता है, अपने अंदर वेरियस तरह की एडाप्टेशन बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर दिया। इसके पास एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, सकन्स होते हैं कि पकड़ ले, किसी को चिपक ले। रिप्रोडक्शन करने की रेट बहुत ज्यादा होती है और होस्ट को लगातार कमजोर बनाएगा ताकि उसका प्रीडेशन हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद प्रीडेशन कर लेगा। साथ में इवॉल्व किया, पैरासाइट ने अपने होस्ट के साथ में इवॉल्व किया। जैसे जैसे होस्ट में एवोल्यूशन हुए वैसे वैसे पैरासाइट में भी एवोल्यूशन हुए। को इवॉल्व टुगेदर। को इवॉल्व किया कौन? होस्ट स्पेसिफिक होता है, जिसके होस्ट पर रहना चाहता है, जिस स्पेसिफिक होस्ट पर रहना चाहता है उसी पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। होस्ट नहीं बदलेगा। होस्ट स्पेसिफिक होता है, होस्ट से बहुत लगाव है इसको, होस्ट का बहुत मानता है, ये होस्ट को बहुत ध्यान रखता है, होस्ट को, ये समझ रहे हैं, होस्ट का बहुत ध्यान रखेगा कौन? पैरासाइट। कहने की बात है, खोखला कर देता है होस्ट को, प्रीडेशन उसका जल्दी हो जाता है होस्ट का। तो पैरासिटिज्म जब हम पढ़ेंगे, पैरासिटिज्म में फ्री में भैया पैरासाइट को दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए फूडिंग, एक चाहिए लॉजिंग। एक होता है एक्टोपैरासाइट जो एक्सटर्नल सरफेस पर होस्ट के पाया जाए उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहे उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। जो होस्ट के अंदर रहे उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं, उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली चीज जो शुरू करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे क्या? एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? फीड्स ऑन external surface of host. Feeds on external surface of host. Feeds on external surface of host. एग्जाम्पल क्या क्या इसका एनसीईआरटी में दिया है? पहला दिया है लाइस ऑन ह्यूमंस। इंसानों के सर में बाल होते हैं, उसमें जुएं लगते हैं, वो क्या है? पैरासिटिज्म। कौन सा पैरासिटिज्म? एक्टोपैरासिटिज्म। दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का क्या दिया है? टिक्स ऑन डॉग्स। तीसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का दिया है कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट्स। हेज मेकिंग जो होती है, गार्डन मेकिंग। और एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है कॉपेपॉड्स ऑन मरीन फिश। कॉपेपॉड ऑन मरीन फिशेस। पैरासिटिज्म हम पढ़ रहे हैं। पैरासिटिज्म में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्टोपैरासाइट। मैं बोला आपको पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एक जो होस्ट के सरफेस पे मिलते हैं और एक जो होस्ट के बॉडी के अंदर मिलते हैं। जो होस्ट के सरफेस पे मिलते हैं उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। एक्टोपैरासाइट फीड्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट। फीडिंग भी करेंगे एक्सटर्नल सरफेस से, रहेंगे भी एक्सटर्नल सरफेस से। कौन कौन एग्जाम्पल? 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है। इस 4 एग्जाम्पल के बाहर एक्टोपैरासाइट
पैरासिटिज्म से मान करके चलिए कोई सवाल नहीं आएगा। कोई भी सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी सवाल टीचिंग के एग्जाम में, जो टीचिंग के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे DSSB, चाहे KVS, GIC, कोई भी एग्जाम हो रहा है, एक्टोपैरासाइट से NCERT के 4 एग्जाम्पल हैं, इसके बाहर से आने की संभावना राउंड 1 में तो नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते हैं, MCQs आते हैं, तो इसके बाहर से आने की संभावना नहीं होती है। 4 एग्जाम्पल NCERT में दिया है एक्टोपैरासाइट का। कौन? लाइस ऑन ह्यूमंस, जो ह्यूमंस में जुए होते हैं, हमारे सर में जुए जो पड़ जाते हैं, वो क्या है? एक्टोपैरासाइट। टिक्स ऐसे ही डॉग्स में लगते हैं। डॉग हमेशा ऐसे खुजलाता रहता है, निकालता रहता है, कई बार मुंह से भी काटता रहता है, वो क्या होते हैं? इन्हीं टिक्स को निकालता है। ये डॉग्स पर एक्टोपैरासाइट कर रही हैं। कस्क्यूटा जो होता है, कस्क्यूटा के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल अपनी डिपेंडेंसी दूसरे पर करेगा, तो हेज प्लांट के पास में ये पैरासाइट कर लेता है, पैरासिटिज्म कर लेता है। और क्यों? ताकि फ्री में रह ले और फ्री में खा ले, फूडिंग लॉजिंग फ्री में कर ले। चौथा एग्जांपल, कॉपेपॉड्स इन मरीन फिशेस। मरीन फिशेस में क्या होता है कि जब बड़ी मछलियां होती हैं, तो बड़ी मछलियों ने मान लीजिए कुछ खाया, तो उनके दांत में फंस जाता है। उनके दांत में क्या हो जाएगा? फंस जाता है। तो ये जो कॉपेपॉड्स होते हैं, मरीन फिशेस के दांत से निकल करके उनको छुड़ाने का काम करते हैं। ये सारी चीजें एक्टोपैरासाइट्स में ही, कॉपेपॉड्स ऑन मरीन फिशेस, कस्क्यूटा ऑन प्लांट हेज, टिक्स ऑन डॉग्स और लाइस ऑन ह्यूमंस, ये सारी चीजें किसके एग्जांपल हैं? एक्टोपैरासाइट के, NCERT के एग्जांपल हैं। एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल हैं। एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक्टोपैरासाइट के 4 एग्जांपल। फील्ड्स ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट, एक्सटर्नल सरफेस पर होस्ट के बाहर जो पाए जा रहे हैं उनको एक्टोपैरासाइट कहा जा रहा है। 4 एग्जांपल एक्टोपैरासाइट के आपके सामने हैं। दूसरा आता है एंडोपैरासाइट। दूसरा क्या आता है? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होता है? एंडोपैरासाइट क्या होता है? लिव्स क्या होता है? लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। होस्ट के बॉडी के अंदर रहेंगे। होस्ट के बॉडी के लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट एट डिफरेंट साइट्स। कौन कौन सी हो गई? लिवर हो गया, किडनी हो गई, लिवर हो गया, किडनी हो गई, इंटेस्टाइन्स हो गई, और क्या हो गया? और होगा एक रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, RBCs हो गई। एक क्या हो गया? RBCs हो गई। NCERT में लंग्स भी कहता है। लंग्स में भी पैरासिटिज्म देखने को मिलता है एंडो का। lives inside the body of host at different sites, अलग अलग साइट्स पर। अगर ह्यूमन की बात कर लें, लिवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गया, लंग्स हो गया, RBCs हो गई, अलग अलग साइट्स पर पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या होती है? सिंपल होती है। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या होती है? सिंपल होती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है? ज़्यादा होता है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इज हाई। और एक लाइन क्या होता है? एक लाइन और क्या है कि दे आर मोर complex due to various specialization एंडोपैरासाइट एक्टो के बारे में पढ़ लिया, एक्सटर्नल सरफेस पे पाया जा रहा है। एंडोपैरासाइट
एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट जो होस्ट के बॉडी के अंदर रह रहे हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर रह रहे हैं। कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं? होस्ट के बॉडी के अंदर रह रहे हैं। कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं? इनसाइड द बॉडी एट वेरियस साइट्स। लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन, आरबीसीज, लंग्स। क्या कहा गया? मॉर्फोलॉजी, इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है किसकी? एंडोपैरासाइट्स की। एंडोपैरासाइट्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी सिंपल होती है लेकिन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई होता है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई होता है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, मोर कॉम्प्लेक्स, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। क्यों? वेरियस स्पेशलाइजेशन इसके अंदर हुआ, वेरियस स्पेशलाइजेशन इसके अंदर हुआ, वेरियस स्पेशलाइजेशन इसके अंदर हुआ। इसीलिए क्या होती हैं? ये मोर कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन से हो करके गुजरी हैं, इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल बता दीजिए। एस कैरिस, एस कैरिस, एस कैरिस, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम, टेपवर्म, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, पिनवर्म, 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 पाइलेरियल वर्म, लीवर फ्लूक। एक और कौन सी? पाइलेरियल, पाइलेरियल वर्म, पाइलेरियल वर्म। टेप वर्म हो गया अपना। एक हुक वर्म, एक कौन सी? हुक वर्म, हुक वर्म। एक कौन सी? हुक वर्म। ठीक है, एक कौन सी? हुक वर्म। अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे एंडोपैरासाइट। क्या पढ़ रहे थे? एंडोपैरासाइट। मैं बताया आपको कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनमें वेरियस स्पेशलाइजेशन पाई जाती है। दूसरी चीज़, होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं डिफरेंट साइट पर। होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं डिफरेंट साइट पर, जैसे लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन्स में, आरबीसीज में और लंग्स में। इंटेस्टाइन में, आरबीसीज में और किस में? लंग्स में। इसके अलावा इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है ये सिंपल होती है, एनाटॉमी जो होती है ये सिंपल होती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है? हाई होता है। इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। पहला एस्केरियासिस, दूसरा टेपवर्म, तीसरा हुकवर्म, चौथा प्लाज्मोडियम, पांचवा लीवर फ्लूक, छठवां पिनवर्म, सातवां फाइलेरियल वर्म। ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं। इसके बाहर और कोई एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ लीजिए, सवाल बन जाएगा। इसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ लीजिए। ललिता कुमार जी का कमेंट आ रहा है, सर इपी पैरासाइट भी होता है। एनसीईआरटी में दो पैरासाइट दिए हैं, एक एक्टो पैरासाइट दिया है, एक एंडो पैरासाइट दिया है और एक ब्रूड पैरासिटिज्म की बात किया है। इपी पैरासाइट की बात नहीं किया है। तो एनसीईआरटी में इसको लेकर के आप फ्री रहिए। इसको लेकर के, इस कंटेंट को के अलावा और कोई कंटेंट ही नहीं है। ये जो पीछे मेरी नोट्स आपको दिख रही, जो मैं नोट्स बनाता हूँ आप लोग को, जिससे पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोग भी बना रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा भरोसा रखिए मेरे ऊपर, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ना इसके अलावा और कुछ आएगा। अगर बात एनसीईआरटी की हो रही है, अगर बात एनसीईआरटी की हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। एलएन में एमसी सर ने इकोलॉजी पढ़ाया था। ठीक है। नेचर्स व्लॉग ऑफिशियल बोल रहे हैं। ठीक है। हुकवर्म का कुछ और नेम होता है क्या सर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सभी के अलग अलग नेम्स और हैं। कम से कम एक तो साइंटिफिक नेम निकलेगा सबका, एक कॉमन नेम निकलेगा सबका, एक हैबिटाट का नेम निकलेगा सबका, लेकिन अपने को याद यही नाम रखना है। सवालों में इसी से आता है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इन सभी के अलग अलग नाम हैं, इन सभी के और एक एक दो दो नाम आएंगे, लेकिन याद यही रखना है, याद यही रखना है। इससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, याद यही रखना है। शालू यादव जी, याद यही रखना है। ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट मैं बताया आपको, मैंने बताया। एक पॉइंट और लिखिए, पैरासिटिज्म इवॉल्व्ड
parasitism evolved in various taxonomic groups. Various parasitism has evolved in various taxonomic groups from plants to higher vertebrates. From plants to higher vertebrates. समय के साथ में पैरासाइट्स इतने चालाकी से आगे बढ़े कि अपने आप को हर एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप में ये एडजस्ट कर लिए। कहता है कि पैरासिटिज्म इवॉल्व्ड इन वेरियस टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, चाहे प्लांट्स से लेकर के हायर वर्टिब्रेट्स तक का कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप होगा, प्लांट से लेकर के हायर वर्टिब्रेट्स तक का कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप होगा, पैरासिटिज्म अपने आप को इवॉल्व कर लिया है, इवोल्यूशन से हो करके गुजर गया है, सरवाइव कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद एक एनसीईआरटी में लाइन लिखती है, many parasites evolved themselves as host specific such that both host and parasite and parasite evolved together, यानी कि को-इवॉल्व। पहली चीज क्या कही गई कि टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में प्लांट से लेकर के हायर वर्टिब्रेट्स तक हर जगह पर अपने इवोल्यूशन को सार्थकता से पूरा किसने किया है? पैरासिटिज्म ने, पैरासाइट्स ने। दूसरी चीज कि ये जो मेनी पैरासाइट्स होते हैं इवॉल्व्ड देमसेल्व्स एज होस्ट स्पेसिफिक, ये होस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि जिस होस्ट से अपना काम चलाता है उसी होस्ट के भरोसे रहेगा, होस्ट नहीं बदलेगा, जिसके ऊपर पैरासाइट कर रहा है उसी के ऊपर करेगा। आर होस्ट स्पेसिफिक सच दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट इवॉल्व टुगेदर, को इवॉल्व साथ में। पैरासाइट जैसे जैसे होस्ट में इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे होस्ट में मैकेनिज्म्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे पैरासाइट भी इवॉल्व करता है, पैरासाइट में भी मैकेनिज्म बढ़ते हैं। रहना दोनों को साथ में है। क्यों बढ़ते हैं? रहना दोनों को साथ में है। मैनी पैरासाइट्स इवॉल्व देमसेल्व्स एज होस्ट स्पेसिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, सच दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट इवॉल्व टुगेदर, इवॉल्व टुगेदर, को-इवॉल्व। अगर मतलब इफ होस्ट हैज इवॉल्व्ड टू रेजिस्ट पैरासाइट, होस्ट अपने अंदर क्या कर लिया? इवोल्यूशन कर लिया, इवॉल्व कर गया कि अब पैरासाइट के लिए रेजिस्टेंस पैदा कर देंगे, पैरासाइट को नहीं आने देंगे। पैरासाइट क्या कहेगा? पैरासाइट विल ऑल्सो इवॉल्व टू काउंटर इट,
होस्ट ने क्या कहा कि हम अपने अंदर एक मैकेनिज्म बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, कुछ भी ऐसा वैसा बदलाव कर लेंगे, क्या हो जाएगा, पैरासाइट रेजिस्ट हो जाएगा। पैरासाइट तुम रेजिस्ट हो जाओगे मेरे ऊपर, होस्ट के ऊपर, कोई भी परेशानी नहीं कर पाओगे। पैरासाइट कहा भैया हम लोग को इवॉल्व हुए हैं, हम लोग को इवॉल्व हुए हैं, मतलब आप अपने अंदर अगर मुझे रेजिस्टेंस के लिए कोई कार्य करेंगे तो मैं अपने अंदर इवोल्यूशन करके उसको काउंटर कर लूँगा, अपने अंदर इवोल्यूशन करके उसको काउंटर कर लूँगा, अपने अंदर एवोल्यूशन करके उसको काउंटर कर लूंगा, अपने अंदर एवोल्यूशन करके उसको काउंटर कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं। होस्ट के अंदर कहते हैं पैरासाइट्स शोज स्पेशल अडेप्टेशन। पैरासाइट्स shows special adaptations। पहला क्या होता है, unnecessary sense organ absent। दूसरा क्या है, digestive system absent। तीसरा क्या है, adhesive glands और suckens are present। एक और है और वो है, यहां मैं लिख रहा हूं, एक और है और वो है चौथा, ये यहां से चौथा लेकर के चल रहे हैं, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, हाई रेट ऑफ, आइए जल्दी इधर आइए। ठीक है, पहली लाइन बोली गई कि पैरासिटिज्म वेरियस टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में अपनी जगह बना लिया है, प्लांट से लेकर के हायर वर्टिब्रेट्स तक अपनी जगह बना लिया है, इवॉल्व कर लिया है। दूसरी चीज मैं बोला, मैनी पैरासाइट इवॉल्व्ड देमसेल्व्स एज होस्ट स्पेसिफिक। इवॉल्व अपने आप को ऐसा किया कि होस्ट स्पेसिफिक है, जिस होस्ट के साथ में इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म का, उसी के साथ में पैरासाइट करेगा, और किसी अदर स्पेशी के होस्ट के साथ में जो होस्ट स्पेसिफिक है मतलब। और इसके साथ में क्या बोला गया कि दोनों होस्ट और पैरासाइट साथ में इवॉल्व करते हैं, मतलब कि अगर होस्ट ने कोई ऐसा मैकेनिज्म अपने अंदर लेकर के आ गया कि पैरासाइट भैया तेरे को अब मैं नहीं छोड़ूंगा, पैरासाइट तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, पैरासाइट कहेगा हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं भैया, हम लोगों ने एक साथ इवोल्यूशन किया है भैया, अगर आप मुझे रेजिस्ट करोगे, कुछ करने के लिए रोकोगे, तो मैं अपने आप को क्या करूंगा, इवॉल्व करूंगा, उसको काउंटर कर सकूं। फिर मैंने बोला कि ये यही कर रहे हैं अपने अंदर यही कर रहे हैं। 4 स्पेशल अडेप्टेशन एनसीईआरटी कहती है कि पैरासाइट के अंदर होता है, ताकि पैरासाइट लगातार पैरासाइटिज्म करता रहे। 4 चीजें होती हैं स्पेशल अडेप्टेशन। पहली क्या, अननेसेसरी सेंस आर्गन। जो अननेसेसरी सेंस आर्गन है वो नहीं पाया जाएगा, नहीं मिलेगा, एब्सेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ फ्रीम खाना है, फ्रीम रहना है, डाइजेशन की जरूरत नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा। और एडहेसिव ग्लैंड्स और सकन्स माने जहां से पिंचर करके आपके बॉडी में लगाएंगे, ब्लड निकाल के खींचेंगे। एडहेसिव माने जहां चिपकेंगे, आपके बॉडी जाकर क्या करेंगे, चिपकेंगे। दूसरी चीज वो हो गई। चौथी चीज क्या कहता है, हाई रिप्रोडक्शन रेट। रिप्रोडक्शन का रेट बहुत हाई होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं, सेशन अच्छा जा रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
ठीक है। ये पैरासाइट के अंदर हमने स्पेशल अडेप्टेशन, 4 स्पेशल अडेप्टेशन बताए कि कैसे 4 स्पेशल अडेप्टेशन से साथ में हर एक चीज को होस्ट के काउंटर करता पैरासाइट चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लिखा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखता है कि द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट are often complex। जो लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट्स की are often complex, that is involve 1 or 2 intermediate host। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल ऑफन कॉम्प्लेक्स होती है, देखने में जनरली कॉम्प्लेक्स दिखती है। कई कई तो एक होस्ट के ऊपर निर्भर है कि ठीक है एक होस्ट से रहे हैं, एक होस्ट को निभा ले रहे हैं। कई कई कॉम्प्लेक्स, ऑफन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इन्वॉल्व 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट, एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट, एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट पर रहेंगे। सर जी इसका एक एग्जांपल दे दीजिए, इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। जो ह्यूमन लीवर फ्लूक होता है, जो ह्यूमन लीवर फ्लूक होता है, ये क्या है, ट्रीमेटोड। ये क्या है, ट्रीमेटोड। ये क्या है, ट्रीमेटोड डिपेंड्स ऑन snails and fish, डिपेंड्स ऑन स्नेल एंड फिश। जो ह्यूमन लीवर फ्लूक है, हम एंडोपैरासाइट में इसका एग्जांपल पढ़ करके आए थे। जो ह्यूमन लीवर फ्लूक है, ट्रीमेटोड पैरासाइट, इसको ट्रीमेटोड पैरासाइट कहते हैं। ये 2 होस्ट पर डिपेंड करता है, एक स्नेल्स पर और एक फिश पर। कहा जा रहा है आपसे कि लाइफ साइकिल पैरासाइट की ऑफन कॉम्प्लेक्स होती है, एक या एक से ज्यादा 2 इंटरमीडिएट होस्ट पर क्या करता है, सर्वाइव करता है। सर जी एग्जांपल बता दीजिए। इसका एक क्लासिकल बढ़िया एग्जांपल एनसीईआरटी देती है, ह्यूमन लीवर फ्लूक ट्रीमेटोड पैरासाइट है, ये डिपेंड्स ऑन स्नेल्स एंड फिश। दूसरी चीज इसमें एक और एग्जांपल, मलेरियल parasites depend on mosquito as a vector। जो मलेरियल पैरासाइट है डिपेंड्स ऑन मॉस्क्यूटो एज अ वेक्टर। इसको मॉस्क्यूटो की जरूरत पड़ेगी एज अ वेक्टर, मॉस्क्यूटो की जरूरत पड़ेगी एज अ वेक्टर। यानी कि ये दो क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा होस्ट पर रह रहे हैं, एक या 2 इंटरमीडिएट होस्ट पर रह रहे हैं। कौन, एक तो ह्यूमन लीवर फ्लूक ट्रीमेटोड पैरासाइट जो कि स्नेल और फिश पर है, और एक मलेरियल पैरासाइट जिसमें मॉस्किटो एज अ वेक्टर होता है। इसके बाद एक लाइन लिखी है कि मच्छर हमको जो काटती फीमेल मॉस्किटो क्या पैरासाइट है, जो हमें फीमेल मॉस्किटो काटती है क्या वो पैरासाइट है, जो फीमेल मॉस्किटो काटती है क्या वो पैरासाइट है, बताइए क्या वो पैरासाइट है। एनसीईआरटी में लिखा है कि फीमेल mosquito are not parasite to humans, दो चीजें इसमें, spends very less time on humans, और दूसरी चीज only blood, only needs
only needs blood for reproduction. एनसीईआरटी में कहा गया कि ये बता दीजिए जो फीमेल मॉस्किटो है क्या ये ह्यूमन पर पैरासाइट करता है। एनसीईआरटी कहती है नहीं, जो फीमेल मॉस्किटो है ये ह्यूमन पर पैरासाइट नहीं करती है। क्यों? काटती तो है, बैठती है, आकर काट के चली जाती है, क्यों नहीं करती? तब भी कहता है नहीं, पैरासाइट नहीं। क्यों नहीं है? पहली चीज, स्पेंड्स वेरी लेस टाइम ऑन ह्यूमंस। ह्यूमंस के साथ में समय कितना बिताई, आई बैठी बेचारी काट चली गई। सिर्फ उनको क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन के लिए ब्लड चाहिए। आपसे ब्लड मिल जाए, हम अपना रिप्रोडक्शन का काम खत्म कर लें, इसके अलावा और कुछ उन्हें नहीं चाहिए। इसके अलावा और कुछ उन्हें नहीं चाहिए। इसके अलावा और कुछ उन्हें नहीं चाहिए। इसके बाद एक एनसीईआरटी में लाइन लिखती है कि मेजॉरिटी of parasites harm the host। क्या करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्म्स द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी एंड reduce its population density by reducing क्या क्या? 3 चीजों को रिड्यूस कर देता है। सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। जो पैरासाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ देम नुकसान पहुंचाते हैं होस्ट को। हार्म्स द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी में कमी, गिरावट आ जाती है। क्या क्या चीजों को रिड्यूस कर देते हैं वो? पहली चीज, होस्ट के सर्वाइवल को खराब कर देंगे। ये किसके कर रहे हैं? ऑफ द होस्ट। क्या कर देंगे? सर्वाइवल को होस्ट के नुकसान पहुंचा देंगे, ग्रोथ के नुकसान पहुंचा देंगे, रिप्रोडक्शन पे नुकसान पहुंचा देंगे। किसके? होस्ट के लिए हानिकारक मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट होस्ट के लिए हानिकारक होते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी को उनके कम कर देते हैं बाय रिड्यूसिंग इट्स सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। इन चीजों में गिरावट होस्ट के कर दी और क्या हो गया? होस्ट धीरे धीरे नुकसान उसको पहुंचाने का काम पैरासाइट कर रहा है। इसके बाद में एक लाइन लिखी एनसीईआरटी में कि दे माइट रेंडर मोस्ट। इसके बाद एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी, दे माइट रेंडर होस्ट more vulnerable to predation, more vulnerable to predation by making it physically weak, by making it physically weak। आते हैं, थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, थोड़ा सा और एक बार समझेंगे। मैं बोल रहा हूं कि लाइफ साइकिल जो है पैरासाइट की वो कॉम्प्लेक्स होती है। लाइफ साइकिल पैरासाइट की कॉम्प्लेक्स होती है, मोर ऑफन कॉम्प्लेक्स होती है। एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट पर निर्भर रहेंगे। कैसे? ह्यूमन लिवर फ्लूक को बताया ट्रीमेटोड पैरासाइट है, ये स्नेल और फिश पर डिपेंडेंट है। मलेरियल पैरासाइट को बताया गया। उसके बाद एनसीईआरटी आपसे कहती है कि जो फीमेल मॉस्किटो है ये क्या है? दे आर नॉट पैरासाइट। ये क्या है? नॉट पैरासाइट टू ह्यूमन। दो चीजें। क्यों? वेरी लेस टाइम ऑन ह्यूमन,
हॉर्मोन्स, और दूसरी चीज़ केवल ब्लड चाहिए, रिप्रोडक्शन कर लेंगे हम, पैरासिटिज्म आपका नहीं करेंगे। इसके बाद हम पढ़े कि मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म करते हैं होस्ट को, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स हार्म करते हैं होस्ट को और रिड्यूस करते हैं उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को बाय रिड्यूसिंग उसका सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। किसका? होस्ट का। किसका? होस्ट का। इसके बाद दे माइट रेंडर होस्ट मोर वर्नरेबल टू प्रेडिशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। कहने का मतलब होस्ट को पैरासाइट कर करके इतना कमजोर कर देते हैं कि उसका शिकार होना आसान हो जाता है, उसका शिकार होना आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है? बस खत्म करने वाले हैं क्लास, बस थोड़ी देर में। ठीक है, थोड़ी देर में क्लास को खत्म करेंगे। एक चीज यहां पर और बची है पैरासिटिज्म में, जिसको पढ़ लेते हैं। ब्रूड, क्या? ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है? दो बर्ड होती हैं, एक होती है कुक्कू, दो बर्ड होती हैं, एक होती है कुक्कू बर्ड, एक होती है कुक्कू बर्ड या इसी को कोयल बर्ड भी कहते हैं, कोयल भी कहते हैं, और एक होती है क्रो, एक होती है क्रो। क्रो माने कौवा, क्रो कौवा। एक क्या होता है? कुक्कू होता है और एक क्या होता है? क्रो होता है। इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, वो ब्रीडिंग सीजन इनका कब से कब तक है? ब्रीडिंग सीजन जो है इनका होता है स्प्रिंग टू समर, स्प्रिंग टू समर। इनका ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग टू समर होता है। ब्रूड पैरासिटिज्म एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है, मैं इसमें आपको थोड़ा सा समझा देता हूं जहां जहां से इससे सवाल आ जाएंगे। पहली चीज, एक कुकू बर्ड होती है, कोयल होती है, कोयल अपना घोंसला बनाती है कि कौवा अपना घोंसला बनाता है? बताइए। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में, ब्रूड माने घोंसला जहां रहा जाता है, घोंसले में पैरासिटिज्म, कौवे के घोंसले में कौवे का अंडा और कोयल का अंडा, कुक्कू बर्ड का अंडा एक जैसा दिखता है, दोनों का अंडा एक जैसा दिखता है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। ये अपने अंडों को कौवे के अंडों के साथ में कौवे के घोंसले में रख देती है। ये चिड़िया, इन्हें नहीं पता, कौवे को लगता है कि ये मेरे ही बच्चे हैं सारे, कौवे को लगता है ये मेरे ही बच्चे हैं सारे। हैचिंग पीरियड में कोयल के बच्चे के अंडे जैसे ही हैच कर जाते हैं, जैसे ही हैच कर जाते हैं, क्या होता है? ये कुकू बर्ड कोयल के नेस्ट, ये कोयल कुकू बर्ड कौवे के नेस्ट के ऊपर जब इनके बच्चे एग से निकलते हैं, वो अपना जीवन शुरू कर देते हैं, तो कौवों के अंडों को बाहर निकाल देते हैं। 3 इडियट मूवी में एक लाइन कही गई थी, लाइफ स्टार्ट्स विथ मर्डर, लाइफ स्टार्ट्स विथ मर्डर। जैसे ही कोयल के बच्चे आते हैं, कौवों के बच्चों को मार देते हैं, कौवों के बच्चों को मार देते हैं। इसने अपना घोंसला नहीं बनाया, अंडा कौवे के घोंसले में दिया और इसके बच्चों ने कौवों के बच्चों को खत्म कर दिया। इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। इनका ब्रीडिंग सीजन जो होता है ये आपको देखने को मिल जाएगा। आप कहीं भी कौवे के घोंसले के पास जाइए जहां पर कौन रहती है? कोयल रहती है। इनका ब्रीडिंग सीजन होता है स्प्रिंग से समर के बीच में, आप उस समय जाइए, आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, कमेंट कर रहे हैं क्रो, इंस्पिरेशन कमेंट कर रहे हैं, काउ क्रो इज लाइक यशोदा मैया, क्रो इज लाइक यशोदा मैया, बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं यशोदा मैया। ठीक है, तो इसके साथ में आज अपनी पैरासाइट से सारी बातें हो गई हैं। पैरासाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, कंपटीशन बताया, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, मैकआर्थर के हमने कोलन के एक्सपेरिमेंट, मैकआर्थर के गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया, रिसोर्स पार्शनिंग के बारे में पढ़े, कॉम्पिटिटिव रिलीज के बारे में पढ़े। उसके बाद पैरासिटिज्म पे कहानी आई, पैरासिटिज्म में भी बहुत सारी कहानी हमने पढ़ी। पैरासिटिज्म की भी सारी कहानी एनसीईआरटी की खत्म हो गई है। अब सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं, कॉमन सेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, और एक चीज़ मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ये 3 चीज के बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पहले चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। ये
कल मोस्ट प्रोबेबली 100% कल खत्म हो जाएगा। अगर कल संडे है नहीं क्लास होती, परसों क्लास होगी, परसों खत्म हो जाएगा 100%। ये अपना पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 प्रैक्टिस सेट इसके लेकर के आएंगे। 75 सवालों की प्रैक्टिस यहीं पब्लिक में ही करेंगे, पब्लिक लेक्चर में ही उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तीनों की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप फायदा और नुकसान देखिएगा कि प्रतीक सर जो आकर के पढ़ा रहे हैं उसका कुछ मतलब हो रहा है या सिर्फ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप आकर के देखिए फिर कि प्रतीक सर जो पढ़ा रहे हैं उसका मतलब हो रहा है या सिर्फ आकर के पढ़ा रहे हैं। ये आपको फ़र्क दिख जाएगा जब आप ये पहले चैप्टर की हम नोट्स ख़त्म कर लेंगे, आपके पास नोट्स बन करके रेडी होंगी। जब उस नोट्स को आप देखेंगे, 2-3 रीडिंग एनसीईआरटी की करेंगे और जब सवाल लगाना शुरू करेंगे तब आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक लेक्चर आपके भरोसे, आपके हवाले छोड़ करके जा रहा हूँ, आपके हवाले, आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। आप फ़र्क महसूस करेंगे कि हाँ, हम कुछ पढ़े हैं, हम कुछ सीखे हैं, हम कुछ समझे हैं जो अभी तक क्लियर नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू। अनुराधा जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सभी को थैंक यू, मैं इंस्पिरेशन थैंक यू सर। शालू यादव जी, स्वाति जी, निधि जी, आकांक्षा जी, अक्की अवस्थी जी, अंजू सिंह जी, साक्षी जायसवाल जी, सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू। कल मिलते हैं। कल अगर संडे को क्लास होती है तो ठीक है, नहीं तो परसों का प्रीमियर रहेगा तो परसों मिलते हैं 2 बजे अपना टाइम। इस टाइम को बहुत यूटिलाइज़ करिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम चले थे अकेले ही जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। अपने को सीखिए, अपने को बेहतर बनाइए। और एक चैप्टर कल ये ख़त्म हो जाएगा, कल या परसों जब भी ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप अंतर देखिएगा और मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बोलता हूँ लगातार इंटरैक्ट आप करिए, कमेंट सेक्शंस में आप लगातार बने रहिए। लेकिन कमेंट सेक्शन में इंटरैक्शन की एक नियम, एक रीत भी होती है कि क्लासरूम का और टीचर का और स्टूडेंट का एक डेकोरम बना रहे। उसके बाद आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मेरी वीडियोस जो पड़ी हुई हैं आप उसमें भी जाइए। आपको कुछ लग रहा है कि सर मेरा ये वीक है, मैं सारे कमेंट्स देखता हूं। जवाब दूं नहीं दूं, हो सकता है समय नहीं मिल पाता, नहीं मैनेज हो पाता है, चैनल्स उस हिसाब से नहीं बटे हैं कि हम जो है बात कर सके कमेंट पर। लेकिन आप सभी के एक एक कमेंट, बहुत लोग प्रणाम सर, नमस्ते सर, नाइस एक्सप्लेनेशन, नाइस लेक्चर करते हैं, सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूं, सभी के कमेंट मेरे तक आते हैं। और आप कमेंट करिए, उसमें एक मर्यादा सिर्फ डेकोरम याद रखिए जो टीचर और स्टूडेंट का और स्टूडेंट और क्लास का होना चाहिए। उसके बाद आप मेरे तरफ से छूट एकदम, आपको कुछ भी कहना है आप कहिए। कोई डाउट है लेकिन रिगार्डिंग एकेडमिक्स, रिगार्डिंग एजुकेशन, मस्ती मजाक, हंसी मजाक नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और थैंक यू। देवेश भैया बंद कर दीजिएगा। ये देवेश